हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अपॉइंटमेंट है जजेस का वो कभी भी किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो पार्ट है एक पॉलिटिकल प्रोसेस का। ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि कौन सर्व करेगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। A difference in how the constitution is interpreted। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जजेस की, उनके जो व्यूज होते हैं एक्टिव और असर्टिव जुडिशरी को लेके या फिर कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी को लेके, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है लेजिस्लेशंस या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इनेक्ट किए हैं उसके फेट के ऊपर उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या है एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और क्या है कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी। अगर हम लोग बात करें एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जुडिशरी जो कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इन द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, और वो प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एक ऐसी जुडिशरी जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को राइट को लेके, जो कि कमिटेड रहती है कि वो सेफ गार्ड करे इंडिविजुअल लिबर्टीज को। एक ऐसी जुडिशरी जो कि एड्रेस करती है इश्यूज जो कि रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। जो जजेस है वो एक्टिव एक्टिव और असर्टिव जुडिशरी के अंदर जो जजेस हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं या फिर इंगेज रहते हैं लीगल एक्टिविज्म में, जहाँ पे वो एक्टिवली शेप करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स को और वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ थ्रू देयर डिसीजंस। तो इसीलिए हमारी जो एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करती है इन द इंटरप्रिटेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब वहीं पे अगर हम बात करें कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी की, तो कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि एक ऐसी जुडिशरी जिसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हमारी जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जुडिशरी के डिसीजंस के ऊपर। उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल जुडिशरी। ये जो कंट्रोल एंड कमिटेड जुडिशरी है, ये जो टर्म है इसको हम कई सारे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल या इन्फ्लुएंस से फ्री रहे। उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी दबाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी जुडिशरी उसे कोई कंट्रोल करे। वहीं पे अगर हम कमिटेड जुडिशरी की बात करें, तो कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि एक ऐसी जुडिशरी की जो डेडिकेटेड रहती है इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और वो इंश्योर करती है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी लोगों को अंडर द लॉ, और प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल राइट्स को। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी कंट्रोल्ड रहे, रादर हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो कमिटेड रहे। वो जो करप्शन के खिलाफ काम करे। एक जो जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उससे वो उसके दबाव में आके वो अपने डिसीजंस ना ले। वो हमारी जुडिशरी जो है वो कमिटेड रहनी चाहिए इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी कंट्रोल ना रहे, वो फ्री रहे फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, और वो कमिटेड रहे टू द पीपल एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी जुडिशरी चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेके, तो ओवर द ईयर्स जो है कन्वेंशन डेवलप हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये जो कन्वेंशन है ये 2 बार ब्रेक हो चुका है। एक पहली बार 1973 में, जहां पे एन रे को जो अपॉइंट किया गया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, यानी कि उनसे ऊपर 3 सीनियर जजेस थे, पर उनको सुपरसीड करने के बाद एन रे को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। ठीक है, और वहीं पे 1975 में जो है जस्टिस एम एच बेग को अपॉइंट किया गया था, सुपरसीडिंग जस्टिस एच आर खन्ना। यानी कि जस्टिस एच आर खन्ना उनसे सीनियर थे, पर फिर भी उनको अपॉइंट नहीं किया गया जस्टिस एच आर खन्ना को, बट उनकी जगह उनके जूनियर जस्टिस एम एच बेग को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। जो अदर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद जो है बाकी जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल डिसीजन है इन रिलेटेड टू द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, वो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसको कौन एडवाइस करता है,
उसको एडवाइस करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो फाइनल डिसीजन जो जो रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस वो रेस्ट करते हैं हमारे सीओएम के हाथ में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस हमारे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या स्टेटस है कंसल्टेशन ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस से आप कंसल्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने से पहले, उसका क्या स्टेटस है। ये जो मैटर है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आया 1982 से लेके 1998 के बीच में कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आया ये मैटर। ठीक है, जो इनिशियली जो हमारे कोर्ट है उनको लगा कि जो चीफ जस्टिस का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव है, यानी कि वो सिर्फ कंसल्टेशंस देते हैं, वो सिर्फ सजेशंस देते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक रोल देखने को नहीं, कोई सिग्निफिकेंट रोल देखने को नहीं मिला है। तो उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये देन इट टुक द व्यू कि जो ओपिनियन है हमारे चीफ जस्टिस का वो फॉलो किया जाना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि जो भी हमारे चीफ जस्टिस जो अपना ओपिनियन देते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट है एक नोवेल प्रोसीजर जो है वो उन्होंने निकाला, वो लेकर आए एक नोवेल प्रोसीजर हमारा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो चीफ जस्टिस है उनको शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड, जिनको अपॉइंट करना चाहिए एज जजेस। उनका जो नेम्स है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो हमारा जो चीफ जस्टिस है वो रिकमेंड करेंगे इन कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद, जो भी हमारे कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रेकमेंड करेंगे ऐसे लोगों के नाम जिनको अपॉइंट किया जाना चाहिए एज जजेस। जो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया है द प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी, यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में और जजेस के बीच में, और वो कोऑपरेशन कंसल्टेशन के बाद जो है वो जो भी वो अपना डिसीजन देते हैं, वो जो नेम्स ऑफ पर्संस देते हैं टू बी अपॉइंटेड द जजेस, तो वो लोग जो है वो नेम्स ऑफ पर्संस जो लिस्ट है वो निकालेंगे। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके वो रिकमेंडेशंस देंगे फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। एट द मोमेंट देयरफॉर जो भी मैटर्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो डिसीजन है हमारे ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसका काफी ज्यादा ग्रेटर वेट जो है वो देखने को मिलता है। इट कैरीज ग्रेटर वेट। ये जो 10 इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें पता चला कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके जो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हमें देखने को मिला है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब वहीं पे हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस की। जो रिमूवल ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, ये भी काफी ज्यादा, ये जो प्रोसीजर है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। जो जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, कि या तो उनको मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है या फिर इनकेपेसिटी के ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है कि वो केपेबल ही नहीं है ये पोस्ट को होल्ड करने के। इस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज उनको और किसी ग्राउंड पे रिमूव नहीं किया जा सकता। अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि एक ऐसा मोशन जो जो कंटेन करता है जज के खिलाफ चार्जेस, वो अप्रूव किया जाना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में, इन यानी कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, इन द अपर हाउस एज वेल एज इन द लोअर हाउस। ठीक है, अब क्या है ये हम स्पेशल मेजॉरिटी, ये हम लोगों ने इलेक्शंस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि जितनी टोटल जो भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसकी मेजॉरिटी प्लस टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हैं हाउस में, उनकी भी उनमें से 2/3 मेंबर्स जो हैं जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, जो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उनमें से 2/3 मेंबर्स जो हैं वो वोट करना चाहिए इन द फेवर ऑफ द जो मोशन जो पास किया गया है, जो कंटेन कर रहा है चार्जेस अगेंस्ट द जजेस, उसके फेवर में 2/3 मिनिमम 2/3 जजेस को जो है वोट करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो ये है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। और अच्छे से पढ़ना है आपको।
आप वो इलेक्शंस वाले चैप्टर जो है उसकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। बट फिर भी मैंने बता दिया है कि यानी कि जितनी टोटल मेंबरशिप यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की, उसकी मेजोरिटी अगर हम बात करें तो अगर हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 300 है, तो इसका मतलब ये है कि 151 यानी कि 151 मेंबर्स तो एटलीस्ट उस मोशन के सपोर्ट में होंगे, उस मोशन के सपोर्ट में उनको वोट करना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं टोटल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप अगर 300 है हाउस की, अगर उस हाउस में तो टोटल 300 मेंबर्स है, तो उसमें से एटलीस्ट 151 मेंबर्स को तो जो मोशन के सपोर्ट में वोट करना पड़ेगा। और उनमें से और 150 और बाकी फिर जितने प्रेजेंट है उस दिन, अगर मान लो 300 में से 200 अगर प्रेजेंट है उस दिन, तो 200 में से 2/3 जो होगा 200 का, और 200 मेंबर्स प्रेजेंट है और 200 मेंबर्स जो है वो वोट कर रहे हैं, तो उसमें से 2/3 जो मेंबर्स है उनको उस मोशन के सपोर्ट में जो है वोट करना पड़ेगा। तो यही होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर कि जो रिमूवल है जज का वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी इटसेल्फ इज अ वेरी जो है वो डिफिकल्ट जो है ये प्रोसीजर है रिमूव करने का किसी भी जज को। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो रिमूवल है जज का ये काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। अनलेस अगर एक जनरल कंसेंसस है अमंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अगर सभी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स के पार्लियामेंट में मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, उनके बीच में जितने भी एमपीज है उनके बीच में एक जनरल कंसेंसस है कि हाँ भाई, एक जनरल एग्रीमेंट है कि ये जज तो ये ही इज नॉट इनकेपेबल, या ही इज नॉट सॉरी ही इज नॉट कैपेबल, या फिर ये बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, तो इनको तो रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर सभी के बीच में ये जनरल एग्रीमेंट है तभी चांसेस हैं कि जज को रिमूव किया जाएगा। अदरवाइज तो जजेस का जो रिमूवल की जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और इतनी आसानी से जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। हम ये नोट इट शुड बी नोटेड दैट while in making appointments जो एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। ऑफ कोर्स जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो है उनका काफी ज्यादा हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट्स में। हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आफ्टर प्रेसिडेंट किसको कंसल्टेशन ले, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तो काफी ज्यादा जो भी जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल जो है हमें देखने को मिलता है। जो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव, तो हमारे एग्जीक्यूटिव का काफी ज्यादा क्रूशियल रोल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और plays a crucial role। ठीक है, इसने इंश्योर किया बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। So far, only one case of removal of a judge of the Supreme Court came up for consideration before the Parliament। यानी कि पार्लियामेंट के पास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि केस आया है for for the removal consideration before the Parliament for the removal of a judge। ठीक है, उस इस उस केस में वो जो केस जो आया है सुप्रीम कोर्ट के पास में, अभी तक सिर्फ एक केस आया, और उस केस में जो मोशन है उसको 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी, पर फिर भी उसके पास सपोर्ट नहीं था ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और इसीलिए उस मोशन को जो है वो रिमूव करना पड़ा। यानी कि भले ही उस मोशन को 2/3 जो है मेजोरिटी का सपोर्ट मिल गया था उस दिन जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे थे, बट उसको टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उसकी मेजोरिटी नहीं मिली थी। अगर हाउस की स्ट्रेंथ 543 है तो उसका जो भी मेजोरिटी होता है उसको सपोर्ट जो है वो मोशन को नहीं मिला था, और इसीलिए जो है वो मोशन पास नहीं हुआ था, यानी कि और उन जज को रिमूव नहीं किया जा पाया था। अब हम देखते हैं क्या है ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज। 1991 में फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज है उसको लाया गया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस was signed by 108 members of parliament। 108 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको साइन किया। जस्टिस रामास्वामी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट, उनको एक्यूज किया गया ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। ये जो गवर्नमेंट फंड्स है उनको वो मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। 1992 में ईयर आफ्टर द पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई, इंक्वायरी कमीशन जो है बिठाया गया कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने उन्होंने ये कहा ही दे फाउंड द हाई प्रोफाइल जो इंक्वायरी कमीशन है वो फाउंड जस्टिस वी रामास्वामी गिल्टी और विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूजेस ऑफ ऑफिस। यानी कि उन्होंने काफी ज्यादा जो है मिसयूज किया है ऑफिस का और उनको गिल्टी फाउंड किया। एंड moral turpitude by using public funds for private purposes and reckless disregard of statutory
रूल्स, यानी कि जो प्राइवेट फंड्स है, जो पब्लिक फंड्स है, जो सरकार का जो पैसा है, उनको वो अपने खुद के प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। वेल सर्विंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जब वो सर्व कर रहे थे एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इस स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट के बाद भी, उनको गिल्टी करार देने के बाद भी, जो रामास्वामी हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री मोशन को सरवाइव किया, रिकमेंडिंग जो उनका रिमूवल को जो रिकमेंड कर रहा है पार्लियामेंट्री मोशन, उस मोशन जिसमें उनके खिलाफ चार्जेस है, उसको उन्होंने सरवाइव किया वो उनका। और ये जो मोशन है जो रिकमेंडिंग उस हिज रिमूवल, उसने उसको 2/3 मेजोरिटी मिली अमंग द मेंबर्स जो प्रेजेंट है, जो वोट कर रहे थे। बट जो कांग्रेस पार्टी है उसने अब्सटेन कर दिया फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, ठीक है। और इसके कारण जो मोशन है वो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और इसके कारण जो उसको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिल पाया ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और इसके कारण जो हमारा जो मोशन है वो ड्रॉप हो गया वो। और जो जस्टिस जो रामास्वामी उनको रिमूव नहीं किया जा पाया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस पढ़ा, हमने रिमूवल ऑफ द जजेस पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी देखेंगे। So I hope that you liked my video and thank you for watching it.